ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फटाफट खबरों के बाद आज की 3 बड़ी खबरों की सबसे पहले बात करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम जो 3 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं उसमें सबसे पहली खबर है हिमाचल से, जहां आज से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। जयराम सरकार का यह पहला सत्र है। 4 दिवसीय इस सत्र में विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। वहीं दूसरी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की है, जो आज बेंगलुरु में होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। जबकि तीसरी खबर दिल्ली के शालीमार बाग मैक्स अस्पताल के लाइसेंस रद्द करने के मामले से जुड़ी है, जिस पर आज फाइनेंशियल कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल लाइसेंस रद्द करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर स्टे लगा रखा है। और चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। अध्यक्ष बनने के बाद पहली विदेश यात्रा बहरीन गए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। GOPIO की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय रोजगार की समस्या है, जो कि फिलहाल पिछले 8 सालों में रोजगार का न्यूनतम स्तर हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय संकट में है, मैं यहां आपका साथ पाने के लिए आया हूं, हमें गुस्से का डट कर सामना करना होगा। साथ ही राहुल ने 2019 में सरकार बनाने का दावा भी किया और केंद्र में सरकार बनाने के बाद अपनी 3 प्राथमिकताएं गिनाई, जिसमें विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा अहम है। आपको बता दें कि GOPIO की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। तो हिंदुस्तान को एक विजन देने का है। जरूर हम बीजेपी से लड़ते हैं, मगर हमारा काम अपने आप को इंप्रूव करने का है, आपको एक नई कांग्रेस पार्टी देने का है। और मैं इस बात में भरोसा रखता हूं कि अगर हमने आपको, हिंदुस्तान को एक नई कांग्रेस पार्टी दे दी, बीजेपी को लड़ाना कोई बड़ी बात नहीं, हराना कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारा फोकस हमारे ऊपर है। हमने गलतियां की, मगर हमारे पास स्ट्रेंथ भी बहुत है। राजधानी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस को $80,000 यानी करीब 3.25 करोड़ रुपए कैश रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार एयर होस्टेस हवाला कारोबार से जुड़ी थी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यह वीडियो उसी गिरफ्तार एयर होस्टेस से जुड़ा है। आप देख सकते हैं कैसे एयर होस्टेस अपने बैग में छिपाकर यह पूरी रकम ला रही थी। उसने नोटों के बंडल को एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटकर बैग में इस तरह छिपा रखा था कि यह कोई खाद्य पदार्थ की तरह लगे। वीडियो में एक महिला अधिकारी नोटों के बंडल खोलकर जांच कर रही हैं। नोटों के बंडल के ऊपर $50 के नोट लगे हैं, लेकिन अंदर $100 के नोट रखे गए। आरोप है गिरफ्तार एयर होस्टेस हवाला के जरिए विदेशी करेंसी बाहर भेजती थी। जितना पैसा बाहर भेजा जाता था, उसकी आधी रकम खुद एयर होस्टेस लेती थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक एयर होस्टेस 2 महीने से लगातार फ्लाइट से पैसा इसी तरह भेज रही थी। क्यों पढ़े लिखे युवा भी आतंक की आगोश में खींचे चले आ रहे हैं? क्यों चुनाव लड़ने वालों को धमकी दी जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि दोनों का मकसद है घाटी में आतंक की जड़ें जमाना, जो इन दिनों बेहद कमजोर हो चुकी हैं। इन दोनों खबरों से घाटी में हड़कंप मचा है। पहली खबर आतंक की राह पकड़ने वाले मन्नान वानी की है, जबकि दूसरी खबर कश्मीर पंचायत चुनाव लड़ने वालों की आंख फोड़ने की धमकी से जुड़ी है। ये दोनों हिजबुल की कारस्तानी है। सबसे पहले बात हिजबुल के नए वानी की। बुरहान वानी और मन्नान वानी। हिजबुल का कमांडर बुरहान 8 जुलाई 2016 को एक एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन महज 1.5 साल में ही हिजबुल ने दूसरी वानी खोज निकाला है। नाम है मन्नान, युवा है, AMU से PhD कर रहा था, लेकिन इतने पढ़ने के बाद भी वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सका। मन्नान की तलाश में पुलिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक पहुंची है। इसी कमरे में मन्नान रहता था और 2 जनवरी तक वो यहीं था, लेकिन अब वो फरार है। सारी एजेंसियां हैं, क्योंकि गंभीर प्रकरण है। देश विरोधी गतिविधि में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सदस्यता लेने की बात है। सारी चीजें वेरीफाई हम कर रहे हैं। मन्नान के आतंकी बनने की खबर से पूरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सनसनी फैल गई और वायरल तस्वीर के बिना पर उसे तत्काल यूनिवर्सिटी से निलंबित भी कर दिया गया।
जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके लिए सबसे ऊपर है। और हम लोग इसी पे यूनिवर्सिटी अगर कोई इस तरह की बात होगी तो यूनिवर्सिटी तो पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी और जो भी होगी उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अब बात इस धमकी की, पंचायत चुनाव लड़ने वालों की आंखों में उड़ेलेंगे तेजाब। ये करतूत भी हिजबुल मुजाहिदीन की ही है, जो घाटी में पंचायत चुनाव लड़ने वालों को खुलेआम धमकी दे रहा है। मकसद है डरा कर जमहूरियत की जड़ें हिलाना, जिस पर कश्मीर में सियासत सुलगने लगी है। महबूबा मुफ्ती को रियासत के अवाम को एश्योर करना होगा। बाकी कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जमहूरी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। डिसीजन लिया जाएगा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नज़र में रख के लिया जाएगा और इंशाल्लाह मुस्तकीम कॉन्टेस्ट किया जाएगा। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, ये गवर्नमेंट वैसे भी फेल हो गई है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। घाटी से पांव उखड़ने लगे हैं, जिससे आतंकी सरगना बौखलाए हुए हैं। ऐसे में धमकी या फिर युवाओं को आतंक की राह पर ले जाने की हरकत को बखूबी समझने की जरूरत है। न डरने की जरूरत है, न झांसे में आने की, क्योंकि आतंक का आखिरी वक्त चल रहा है और इस राह में मौत के सिवा कुछ और नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर यूपी के मेरठ नगर निगम में एक बार फिर अखाड़ा नजर आया और इसकी वजह बना राष्ट्रगीत, जिसको लेकर बीजेपी और बीएसपी के पार्षदों में ठन गई। राष्ट्रगीत पर फिर हुई चूतम पैजान, नगर निगम बना अखाड़े का मैदान। पहली बैठक में पार्षदों ने जमकर काटा पड़ा। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि मेरठ का नगर निगम कार्यालय। मौका था नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक का, लेकिन बैठक का ये पहला दिन पार्षदों के उत्पात के भेंट चढ़ गया। बैठक की शुरुआत में जैसे ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजना शुरू हुआ, बीजेपी पार्षदों ने इस पर ऐतराज जताया। पार्षद ये कहने लगे कि ये फिल्मी धुन वाला वंदे मातरम है, बस फिर क्या। महापौर की मौजूदगी में पूरा नगर निगम का सदन युद्ध का मैदान बना। सांसद, विधायक, मेयर और नगर आयुक्त की मौजूदगी के बीच जमकर हंगामा हुआ। उत्पात मचाते मचाते कई पार्षद तो टेबल पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। ये वैसी बीजेपी वाले ज्यादा हंगामा करना चाहते हैं। हाँ, मातरम को लेकर क्या हो गया? वंदे मातरम को लेकर ये गलत चीजें हैं सब। ये जब कोर्ट में नहीं है, क्या हाँ जी नहीं देना चाहिए ये, तो क्यों गा रहे हैं ये? यहाँ बात करें सदन के अंदर सिर्फ विकास की, विकास एक मुद्दा है बस, सफाई। विकास को अगर ये लेके बात करेंगे, हमारा कभी कोई भी बात नहीं है। ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं जब मेरठ में वंदे मातरम पर विवाद हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को लेकर हंगामा हुआ था और नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में भी वही तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली। ये अच्छा नहीं है और आज का हंगामा बिल्कुल अनावश्यक था। थोड़ी कहीं चूक हुई रिकॉर्डिंग बजाने में, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं इतना मानता हूं, मैंने देखा भी है कि सब लोग खड़े हो गए थे। खैर, तकरीबन 3 घंटे तक किसी फिल्मी शो की तरह मेरठ नगर निगम में हंगामा होता रहा और किसी फिल्म की तरह ही पुलिस ने हंगामे के बीच एंट्री मारी और इस हंगामेदार शो को समाप्त किया। ईटीवी के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केरल में तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को लेकर फिर चर्चा हो रही है। पिछले अनुभव को देखते हुए बीजेपी और सीपीएम में फिर से आर पार के हालात दिख रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले ही तिरंगा फहराने पर फिर सियासत शुरू हो गई है। आरएसएस प्रमुख केरल में फिर फहराएंगे तिरंगा। 26 जनवरी को मोहन भागवत का केरल में कार्यक्रम। केरल में संघ संग गणतंत्र का जश्न। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गणतंत्र दिवस के मौके पर केरल में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम फिर चर्चा में है। हम आपको बताएंगे कि आखिर पिछली बार केरल में भागवत के तिरंगा फहराने पर क्यों हुआ था विवाद। लेकिन पहले देखिए, केरल में तिरंगा फहराने की खबर की चर्चा इसलिए है क्योंकि केरल में सत्ताधारी सीपीएम और आरएसएस के बीच सियासी लड़ाई हमेशा सुर्खियां बटोरती रही हैं। हालांकि आरएसएस का कहना है कि मोहन भागवत का केरल में तिरंगा फहराने जाना एक सामान्य बात है। 26 जनवरी से केरल में आरएसएस की 3 दिन की बैठक है। मोहन भागवत इस बैठक में मौजूद होंगे
और इसी सिलसिले में पलक्कड़ जिले के एक स्कूल में तिरंगा फहराएंगे। ये कार्यक्रम आरएसएस से जुड़े विद्या भवन स्कूल में होगा। पिछले साल 15 अगस्त पर केरल में भागवत के झंडा फहराने को लेकर विवाद हो गया था। तब मोहन भागवत ने एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में झंडा फहराया था। विवाद इस बात को लेकर था कि इसके लिए पहले प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी, क्योंकि उस वक्त प्रशासन का आदेश था कि कोई भी राजनेता सरकारी स्कूल में तिरंगा न फहराए। हालांकि इस बार ऐसे किसी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस बार का कार्यक्रम आरएसएस संचालित स्कूल में हो रहा है। हालांकि केरल में आरएसएस और सीपीएम की सियासी जंग की वजह से ये कहना अभी मुश्किल है कि सब कुछ सामान्य तरीके से संपन्न हो जाएगा, क्योंकि केरल न सिर्फ आरएसएस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बीजेपी के मिशन दक्षिण के लिए सबसे मुफीद राज्य भी। और इस कारण बीजेपी ने अपने को मजबूत करने के लिए पिछले साल यहाँ जनरक्षा अभियान भी चलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।